हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह रूसो से संबंधित है। आज हम रूसो के अनुसार शिक्षण पद्धति को जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने रूसो का जीवन दर्शन, उनका शिक्षा दर्शन एवं उनके शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जाना था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। रूसो के अनुसार शिक्षण पद्धति पहला है स्व अनुभव से सीखना। बालकों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना जिससे बालक अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिससे बालक को शिक्षा के द्वारा अनुभव की प्राप्ति होगी। बालक को मौखिक लिखित तरीके से नहीं सीखकर प्रयोग द्वारा सिखाया जाना चाहिए। यानी कि रूसो कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना, जिससे वह स्वतंत्र वातावरण में बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेंगे। वे अपने अनुभवों द्वारा सीखेंगे, प्रयोग द्वारा सीखेंगे, ना कि केवल लिखित और मौखिक रूप में। दूसरा है करके सीखना। रूसो बालक को करके सीखने पर विशेष बल देते थे। उनके अनुसार बालक को प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिसमें बालक स्वतंत्र पूर्वक अपने अनुसार गतिविधि करते हुए सीखेगा। बालक को किताबों में सीमित ना रखकर वास्तविक जीवन देनी चाहिए, जिसमें बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से करना सीखे। बालकों को कैसा प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ देना है, रूसो का मानना था, जिसमें वे अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर, मतलब कि अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार प्रयास से सीखेंगे। उन पर कोई किताबी ज्ञान नहीं थोपा जाएगा, उन्हें किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। वे अपनी इच्छा अनुसार जहां पर भी चाहे सीखेंगे प्रकृति की गोद में, जिससे वे अपनी समस्याओं का, अपने निजी दैनिक जीवन का भी समस्याओं का समाधान स्वयं से करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा। देखते हैं हमारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा क्या कहता है। ज्ञानेंद्रियां बालक के सीखने का प्रथम व मुख्य साधन होती है, इसलिए रूसो ने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त शिक्षा स्थायी होती है और हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियां, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श कर कर, चख कर यदि सीखते हैं तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये अनुभव हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे हमारा हमारा समझने का जो प्रक्रिया होता है वह स्थायी हो जाता है। ये ज्ञान हमारे जीवन में स्थायी रूप में रच जाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष महत्व दिया है। 4th पॉइंट है खोज व अन्वेषण द्वारा सीखना, खोज व अन्वेषण द्वारा शिक्षा। रूसो ने मौखिक व लिखित ज्ञान से ज्यादा महत्व प्रायोगिक ज्ञान को दिया है, क्योंकि प्रायोगिक ज्ञान प्रयोग खोज पर आधारित होते हैं, जिसमें छात्र किसी तथ्यों को केवल सुनने या मानने के बदले स्वयं खोज करके सीखते हैं। यानी बालक अपने आसपास की चीजों को देखकर, समझकर किसी समस्याओं का हल करने का प्रयास करता है, ना कि केवल एक मौखिक रूप में बोल रहा है या लिखित रूप में लिख रहा है। वो प्रयोग कर रहा है, अपने आसपास के वातावरण से जुड़ रहा है, वह समस्या समाधान में सक्रिय है, जिससे उससे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने यानी कि रूसो ने अनुभव, खोज, अन्वेषण, प्रयोग इन सब के को विशेष महत्व दिया है। 5th पॉइंट है हमारा सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता। रूसो बालक के सीखने के लिए स्वतंत्र वातावरण के समर्थक थे। यानी एक ऐसा वातावरण जो बालक के विकास में
किसी प्रकार के बाधक व नियंत्रण को हावी होने ना दे, जिसमें बालक बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी भय से सीखे और अपना विकास सुनिश्चित करे। रूसो बालक की स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देते थे। सोचते थे कि बालक को स्वतंत्र रखा जाएगा तो वह सक्रिय रूप से खेल खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, जिससे उसे प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। वह प्रयोग कर कर सीखेगा तो वह अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। उस पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, नियंत्रण उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए, जिससे बालक को सीखने में बाधा आए। नेक्स्ट है हमारा रूसो के अनुसार शिक्षक। अब हम देखेंगे कि रूसो के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षक को अनुदेशक नहीं बल्कि बालक के मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, जो बालक को स्वाभाविक रूप से प्रकृति व अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर दे। शिक्षक एक मार्गदर्शक या सहयोगी के रूप में कार्य करने वाला होना चाहिए, बालक पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकता। शिक्षक बालक की प्राकृतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने वाला होना चाहिए और उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने का अवसर देना चाहिए, जिसमें बालक अपने अनुभवों से सीख सके। रूसो का मानना था कि शिक्षक बालक पर किसी भी प्रकार का अपना आदेश नहीं थोप सकता। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होंगे, जहां जरूरत पड़ेगा उन्हें सहयोग देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करेंगे, ना कि उन पर नियंत्रण करेंगे, उन पर हावी होंगे। ऐसा रूसो नहीं चाहते थे, वे ऐसी अपेक्षा शिक्षकों से नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक बालकों को समाज की गलतियों और कमजोरियों से बचाने वाला हो, जिससे बालक आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बन सके। रूसो के अनुसार शिक्षक की भूमिका ऐसी हो जो बालक के प्रति सहयोग की भावना रखे, बालक का मार्गदर्शन करे सही तरीके से, समय समय पर बालक को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसका मनोबल बढ़ाए, उसे प्रेरित करे, ना कि केवल उस पर नियंत्रण करे, उस पे कठोर अनुशासन डाल दे, जिससे बालक सिमट कर रह जाएगा। बालक को पूरी स्वतंत्रता देना है, पूरी छूट देना है। ये नहीं कि उसे पूरी स्वतंत्रता और छूट देकर वो अनुशासन को भंग कर रहा है, ऐसा भी नहीं। उसे थोड़ी अनुशासन में रखकर स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिसमें बालक स्वयं कार्य करे और स्वयं अपने प्रयोग द्वारा, अनुभवों द्वारा सीखे। शिक्षक बालकों की, ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे रूसो के अनुसार विद्यालय। अब देखेंगे कि रूसो किस तरह की विद्यालय की परिकल्पना करते हैं। रूसो एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, यहाँ चाहती थी हो गया है, माफ करेगा प्रिंट मिस्टेक है, चाहते थे, जो समाज की कुप्रभाव से वंचित हो। वे समाज से दूर प्रकृति की गोद में विद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, जहां बालक स्वतंत्र रहकर प्रकृति के बीच शिक्षा प्राप्त करेगा। रूसो चाहते थे कि बालक प्रकृति की गोद में रहकर, यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, यहाँ जो भी शिक्षा की प्रणाली चल रही, उससे दूर, उससे कोसों दूर, वहां से वंचित रहकर, यहाँ के समाज के कुप्रभाव से वंचित रहकर प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करे, यही रूसो चाहते थे। विद्यालय में किसी प्रकार की समय सारणी की व्यवस्था नहीं होगी, बालक किसी भी विषयों का ज्ञान कभी भी ले सकता है। तो ये एक तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे, जहां पर बालकों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके अनुसार बालकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां पर बालक स्वतंत्र रूप से कभी भी किसी भी समय किसी भी विषय को पढ़ सकता है। जैसे अभी के हम लोग के स्कूल में क्या होता है, जैसे फर्स्ट पीरियड मान लीजिए हिंदी है तो हमें हिंदी पढ़ना है, सेकंड पीरियड मैथ, थर्ड पीरियड इंग्लिश, टीचर आएगी बालकों को पढ़ाएगी, उनके अनुसार पढ़ाएगी। लेकिन रूसो का मानना था कि वो एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे जहां पर समय सारणी यानी कि टाइम टेबल नहीं होगा। यहाँ पर नहीं मेंशन किया रहेगा कि आपको फर्स्ट पीरियड में इतना बजे से इतना बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे पीरियड में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बालक को जब जिस विषय को पढ़ने का मन होगा, जिस सब्जेक्ट को जिस समय पढ़ने का मन होगा, बालक उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। तो रूसो के अनुसार विद्यालय ऐसी होनी चाहिए थी, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है हमारा
रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम। अब हम देखेंगे कि रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चे की प्रकृति और उसकी रुचियों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि किताबों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम प्राकृतिक अनुभवों और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक और संवेदी विकास पर जोर दिया जाए। यानी कि रूसो किताबी ज्ञान का समर्थक नहीं थे। वे चाहते थे कि बालक अपने जिस क्षेत्र में विशेष रुचि रखता है उसी के अनुसार बालक को शिक्षा दे। बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की बात करते थे। बालक का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो उनका अधिगम स्तर है, उनका इंटरेस्ट, उनका एबिलिटी जो है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होगा। बालक को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है ये हमारा, उन्होंने किशोरावस्था में नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया, लेकिन यह शिक्षा किताबों के माध्यम से नहीं बल्कि अनुभवों पर आधारित हो। रूसो ने एक सबसे हटकर एक कॉन्सेप्ट लाया था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ यौन शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया, जिसमें बालक को ऐसी बातें बताया जाएगा जो उनके किशोर अवस्था के को समझने के लिए, किशोर अवस्था को जानने के लिए बहुत जरूरी है। उनमें क्या क्या भावनाएं विकसित होती है, उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सब उन्हें बताया जाएगा, जिससे उन्हें उनमें आने वाले परिवर्तन होंगे वो उसको स्वीकारेंगे। अगर कोई समस्या आ रही है उसको जानेंगे, उसका उपचार मतलब उसके लिए क्या उपचार है इसको भी जानेंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था रूसो का। तो रूसो के अनुसार इसी तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए जो अभी हमने जाना। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। मैंने जो भी नोट्स में लिखा है काफी सरल भाषा में लिखा है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्रेडरिक फ्रॉबल के बारे में पढ़ा था। ये इसका फ्रेडरिक फ्रॉबल बोल रही हूँ, रूसो के बारे में पढ़ा था। इसका ये सेकेंड टॉपिक था जिसको हमने अभी जाना। आज से हमारा यहाँ का टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया, मेरा नोट्स आपको अच्छा लगा, तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड डीएलएड या फिर किसी अन्य राज्य के डीएलएड की या बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।